वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 यूजीसी नेट दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है जेआरएफ का पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले 6 सेट में। तो आपने अगर नहीं देखी तो जरूर जाके चैनल पर विजिट करके एक बार जरूर देखें। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज को। और ये वीडियो छोटी छोटी सीरीज में है जिससे कि आपको जल्दी वीडियो ओपन हो जाए और अपना पढ़ाई भी कर सके, जल्दी कंप्लीट भी हो जाए, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में आपको एकदम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 रहेगा, ठीक है। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन डेली आपको वीडियो का मिलता रहे, ठीक है। तो हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। और क्वेश्चन कब कब आया मैंने उसके डिटेल दे रखी है, जैसे ये एचपीएससी में एग्जाम में आया था। या एमसीक्यू होता है तो उसको हम लोग या ब्लैंक कर देते हैं, एमसीक्यू लिख देते हैं, ठीक है। जो एग्जाम जिस एग्जाम से आया हुआ था उसके बारे में आपको बता देते हैं। जो आंसर होता है वो आंसर की के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सेट नंबर 7 और हमारे जो यूजीसी नेट का जेआरएफ एग्जाम होगा या आपका सेट का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है आज की डेट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फॉर Bentham utilitarianism not only described how much human beings act so as to maximize pleasure and minimize pain, but it also prescribed or advocated such as action in the light of above statement utilitarianism। देखिए, अगर बेंथम को अगर हम जानना चाहें तो बेंथम उपयुक्तावाद के बारे में बताते हैं अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी के बारे में बताते हैं, ग्रेटेड, और उसके साथ वो बताते हैं कि सुख का मानक कह सकते हैं मात्रात्मक होना चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी में वो नापने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अगर 51 लोगों को पसंद है कोई चीज़, जैसे किसी का मरना, तो फायदा है, मतलब उसको मार देना चाहिए, ऐसा उनकी सोच थी उस समय के हिसाब से। उन्होंने फैलिसिकल जैसे कहते हैं सुख आकलन का भी इन्वेंट किया। उन्होंने लिखे कि इतने तरीके से आप सुख का आकलन कर सकते हैं। और बेंथम का ये आप देखेंगे कि उसने काफ़ी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हुए, जैसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया इस नेट में कि किसने बैसाखी किया, मतलब प्राकृतिक अधिकारों किसने क्रिटिसिज्म किया है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किया है बेंथम ने किया है इस चीज़ को लेकर। कानून की बात भी करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आप देखेंगे ना ब्रॉड पर्सपेक्ट में, तो बेंथम आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया मुझे लगता है, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच से था। और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट किसी बुक से उठाया कि ये कहा कि बेंथम के लिए कि उपयुक्तावाद में न केवल वर्णन किया गया है बल्कि किस तरह से कार्य करता है ताकि आनंद को अधिकतम किया जा सके और दर्द को कम, यही है ना, हैप्पीनेस को बढ़ाना, पेन को कम करना, बल्कि इसने ऐसी कार्रवाई की निर्धारित वकालत की। तो उपयुक्तावाद किस प्रकार का है, ये नॉर्मेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है या बोथ हम है। तो देखा जाए तो ये नॉर्मेटिव भी एक मतलब मानक सेट कर देता है और एक वर्णनात्मक भी स्थिति है, ठीक है। तो ये उपयुक्त आपके दोनों होंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में भी हो जाएगा और नॉर्मेटिव थ्योरी हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या हो जाएगा, मतलब मानकता, मानवीय व्यवहार और मानकता में क्या होना चाहिए इसका मानक बताया, तो डिस्क्रिप्टिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, ठीक है। व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हो सकता है क्रॉनोलॉजी से कि अभी लास्ट एग्जाम में टेबल्स फॉर्मेट में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनको मैच द फॉलोइंग में करिए। अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों में आपको याद होना चाहिए तभी आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते भी ऑप्शन से। बट इसमें भी ऑप्शन डबल डबल बनाए गए हैं देखा जाए। और ए सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑन लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो जीएसएमएल की सारी बुक्स हैं। आपको बताना है कि कौन सी ईयर में आई, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दी कि सिस्टम ऑफ लॉजिक जो आपकी आई थी 1843 में बुक आई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी बी ऑप्शन था इसका आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये अपने नोट्स में भी ऐड करते जाइए चीज़ें जो आपके ना हो, ठीक है। ऑन लिबर्टी 1859, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इसी समय आप देखिए बुक भी कई सारी लिखी जा रही थी उस सीजन में, ठीक। कार्ल मार्क्स भी लिख रहा था, तो इस तरीके से आप भी रिलेट करके चीज़ें लिख सकते हैं। कंस्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आपकी 1861 हो जाएगी। तो सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843, ऑन लिबर्टी 1859, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक आप देख सकते हैं जेसमिल की। और जिसमिल का कॉन्सेप्ट जानते हैं, महिला मताधिकार का समर्थन उसने किया। हैरियट टेलर इनकी जो पत्नी थी उनके मतलब चीज़ें लिखी उन्होंने बुक साथ में। और उसके साथ में उन्होंने बताया संपत्ति में भी बताया, प्लूरल वोटिंग की बात की, यानी इसके लेबर को 1-2 वोट होना चाहिए और जो टैक्स देता है उसको ज़्यादा वोट होने चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने चर्चा की, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड, ये भी है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रेवोल्यूशन, ऑन वायलेंस। ये हन्ना अरेंड की बुक्स हैं। और आप ये ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन आता है अगली बार नेक्स्ट एग्जाम में तो पक्का वो बुक से बनाएगा या कॉन्सेप्ट से बनाएगा। और ये लगातार क्वेश्चन को देखा जा रहा है, जैसे एक्टिवा क्वेश्चन दिया इन्होंने जैसे ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताती हैं वो, ठीक है। अधिनायक वादक कैसे होता है उसके बारे में वो बताती हैं। तो हन्ना अरेंड को आपको बेसिक से थोड़ा टॉप डाउन तक पढ़ना पड़ेगा, इनके कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। लेबर वर्क एक्शन का कॉन्सेप्ट ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। इनका एक्शन सबसे बेस्ट बताती हैं, लेबर
वर्क और एक्शन, ठीक है। तो इस बुक का हो जाएगा, देखिए अगर देखना चाहें तो टोटलिटेरिज्म बुक आई थी वो 1951 में आई, तो दो ऑप्शन आपके बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए कर दिया है कि आप आसानी से अपने नोट्स में ऐड कर सकें। देखिए ये हो जाएगी 1951, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरिज्म। द ह्यूमन कंडीशन बुक आती है 1958 में। ऑन रेवोल्यूशन 1963, ऑन वायलेंस 1970। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रेवोल्यूशन के बाद वायलेंस कर दिया हमने, तो बुक्स का क्रॉनोलॉजी ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके साथ में ये जो मैं बताता जाता हूँ आप उनको नोट्स करते जाइए या फिर अपने दिमाग में धीरे धीरे बैठाते जाइए, क्योंकि मेरा दिमाग जो है मतलब मैं सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से रिलेट करके बता दिए जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं कैसे क्यों बता रहा हूँ, दूसरे एग्जाम एचपीएससी का एग्जाम आया आपके नेक्स्ट में क्यों आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं बुक्स अगर क्रोनोलॉजी यहाँ पूछी जा रही है वहाँ पूछी जा सकती है, बुक की डेट तो नहीं चेंज होने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक्स को आप नोट्स कर लीजिए एक बार में, आपको बार बार रिवीजन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे ना आए, वन स्टेटमेंट लाइन में पूछ दे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने दी। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये पेरियार ने दिया है, ठीक है। फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, गांधी जी को कहते हैं। तो यानी ए का थर्ड देख लीजिए, बी का फोर्थ हो गया, महार सत्याग्रह पूछा जा सकता है, obvious सी बात है कि अम्बेडकर जी का है। रेडिकल ह्यूमनिज्म एम एन रॉय का है। तो देखा आपने, रेडिकल ह्यूमनिज्म आपसे पूछ सकता है, इस तरीके से अपने नोट्स में ऐड करते जाए, इसलिए मैं कहता हूँ ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी करेगा, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए उसी तरीके से आया, अब पूछ रहा है बुक या मूवमेंट था और उसकी पर्सनैलिटी कौन रही उसके साथ में, ठीक है। अब जैसे सिंथेसिस ऑफ योगा, अभिनव भारत, टोटल रेवोल्यूशन एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। देखिए अगर आपने कुछ ज़्यादा ना सुना तो आप ये समझो टोटल रेवोल्यूशन तो सुना होगा, संपूर्ण क्रांति इसकी बात करते हैं। अब फेमस नाम है इसमें जयप्रकाश नारायण के साथ में, यानी आपका सी का वन होना चाहिए। देखिए कई ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन मिल गया, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगला देखते हैं, उसका और अभिनव भारत आपका हो जाएगा सावरकर के साथ में, ठीक है। उसके बाद में और आपका सिंथेसिस ऑफ होगा अरविंदो घोष का हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा। और एन ऑटोबायोग्राफी नेहरू जी की बुक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके एक ही क्वेश्चन में सॉल्व होगा, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ होगा अरविंदो घोष, अभिनव भारत सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इनकी बुक भी देखिए T57 आई, और द फर्स्ट बार इंडिपेंडेंस वाली, टोटल रेवोल्यूशन और एन ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है। और इन्होंने सक्रिय राजनीति से इन्होंने अपना मतलब संन्यास भी ले लिया था कि अब सक्रिय राजनीति नहीं किया। फिर उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन के बारे में, जब गुजरात नवनिर्माण आंदोलन स्टार्ट हुआ और बिहार में इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, फिर दिल्ली में जाके इन्होंने बढ़ा, एक लंबे मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लेके गए इसको, ठीक है। हेगल कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हीगल के बारे में पता होना चाहिए। हमने पुरानी वीडियो में हीगल के बारे में काफ़ी मतलब विस्तार चर्चा की इसी PYQ सीरीज में, कि हीगल किस तरीके से बताते हैं। तो फ्रीडम एज आइसोलेशन के बारे में, फ्रीडम एज मोरालिटी, फ्रीडम एज रिलीजियस डिवोशन और फ्रीडम एज सेल्फ डिटर्मिनेशन इन अदरनेस। तो देखा जाए तो फ्रीडम एज सेल्फ डिटर्मिनेशन इन अदरनेस की बात करते हैं वो, उनका रीज़न है ये उनका जो कॉन्सेप्ट है डायलेक्ट्रिकल मेथड वाला, उसके हिसाब से वो चलते हैं, ठीक है। बताते हैं थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट स्पिरिट जो मुख्य उनका कॉन्सेप्ट रहा, एब्सोल्यूट स्पिरिट कैसे आएगी, अंततः हमें उनको एब्सोल्यूट चाहिए, संपूर्ण आत्मा को, और उन्होंने राज्य को मुक्ता दिया। और आइडियलिज्म की ये बात करते हैं, ठीक है। राज्य टॉप पे होगा, पहला कॉन्सेप्ट इनका तैयार रख लीजिए आप। आदर्शवादी हैं, ठीक है। नौकरशाही को इन्होंने काफ़ी हद तक तवज्जो दिया है इस चीज़ के लिए, ठीक है। युद्ध की भी बात करते हैं, ठीक है। उसके साथ में फ्रीडम एज सेल्फ डिटर्मिनेशन, सच्ची स्वतंत्रता व्यक्ति के समाज और राज्य में एकीकृत होने से आती है, ना कि अकेलेपन से। राज्य स्वतंत्रता का सत्तू नहीं बल्कि उसका वास्तविक रूप है। देखिए मैं कुछ अगर इसमें छोड़ता हूँ तो आप इसे पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने इसको टाइप किया है कि आपकी आसानी रहे उसको समझने में, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है शांति पर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज पावर एंड फोर्स, और अगला है प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डिसऑर्डर इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जब आया था तो इस पर काफ़ी मतलब विवाद हुआ कि कौन सा आंसर सही होगा, पहले आंसर की चेंज हुई। इसका आंसर बी है। देखिए शांति जो पर्व है वो बलपूर्वक शक्ति या बल के महत्व पर जोर देता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। अब संभवतः मौर्य काल के बाद अव्यवस्था की बढ़ती ताकतों का अब थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करता है, बट मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि मतलब एग्जाम पूछेगा उसका आंसर की का हिसाब से 20 का आंसर है, बट मैंने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा स्टेटमेंट, ठीक है। इसे आप ध्यान रखते हैं, अगले एग्जाम में अगर कभी है तो आप उसे करेक्ट मानना, ठीक है। विच इंडियन पॉलिटिकल थिंकर वाज कॉल्ड एज अ मुक्ति दूत, ये आपको ध्यान रखना था। मुक्ति दूत भाई रविन्द्रनाथ टैगोर, किस भारतीय राजनीतिक विचारक को रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुक्ति दूत कहा था, तो इसका आंसर होगा कबीर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर फेमसली कॉल्ड महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी महात्मा की उपाधि दी, ठीक है।
और उन्होंने गुरुदेव की उपाधि दी है महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। मुक्ति दूत किसके लिए कहा है इन्होंने? कबीर के लिए कहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इफेक्ट डायरेक्टली तीनों आप याद रख लीजिए कि किसने किसको कहा है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी ने गुरुदेव को कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और मुक्ति दूत किसको कहा? कबीर को कहा है, ठीक है। तीनों आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल भी है और आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्योंकि स्टेटमेंट काफी सारे उन्होंने दे दिए, पर इजी होगा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा मिडाइवल को, यानी मध्ययुगीन की चीजों को कैसे उन्होंने काम किया। तो बर्नी कैटेगराइज लॉज इनटू द टू काइंड्स, द जवाबित एंड द शरीयत। तो उन्होंने देखिए अगर उसको समझना चाहे तो बर्नी ने दो चीजों में बांटा, जवाबित और शरीयत को। द जवाबित सेट करती है कि मस्ट इन द स्पिरिट ऑफ द शरीयत एंड इन्यूमरेटेड सर्टेन कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मुलेशन एट्स गाइडलाइन। तो उन्होंने बताया कि जवाबी शरीयत की भावना के अनुरूप होनी चाहिए, जो शरीयत के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और दिशा निर्देशों के निर्माण के लिए कुछ शर्तें भी गिनाएं। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो आपकी जवाबित होगी वो शरीयत जो होगी ना मैन, उसकी अकॉर्डिंग बननी चाहिए। पहला, द जवाबित शुड नॉट निगेट द शरीयत, मतलब जवाबित को शरीयत खंडन नहीं करना चाहिए, मतलब उसके अनुरूप बननी चाहिए। पहला तो आपको बताना। सेकंड इज द, मैं करता चलूँ इसमें, सेकेंड इज इट मस्ट इंक्रीज द लॉयल्टी एंड होप अमंग द नोबल्स एंड कॉमन पीपल टुवर्ड द सुल्तान। इसे सुल्तान के प्रति कुलीनों और आम लोगों की वफादारी और उम्मीद बढ़ानी चाहिए। यस, दिस इज द करेक्ट, और पहला करेक्ट भी था, ठीक है। थर्ड इज इट्स सोर्स एंड इंस्पिरेशन शुड बी द शरीयत एंड द पियूस कैल्पस। इसका स्रोत और प्रेरणा शरीयत और धर्म प्रणाली खलीफाओं से होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जयोद्दीन बनी जिस तरीके से लिखी है उसमें राजा को सर्वोपरि, उससे भी ज्यादा जो चीज बनानी है आपको उसको वो शरीयत को देते हैं, ठीक है। If at all it had to negate the Shariat out of existence, it must follow शरीयत एंड कंपोजिशन ऑफ ल्यू ऑफ दैट नेगेशन। अगर उसे किसी जरूरत के चलते शरीयत का खंडन करना पड़े, मतलब गलत करना पड़े, तो उसे खंडन के बदले दान और मुआवजा देना चाहिए। मान लेते हैं कोई नियम बना था, उससे हटकर उसने काम किया, अब काम तो कर लिया बट उसे उसकी जगह पे दान और मुआवजा देना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएंगे। तो आपके आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। मैंने उसको उसी में ऐड कर दिया है लास्ट में, आप इसको पढ़ के एक बार और रिवाइज कर लीजिए, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए हो, पेपर 1 से रिलेटेड चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम दीजिए, तो मैं उस पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि यह कथन कि वह तालाब नहीं, वह जलाशय है, वह घड़ा या सुराही नहीं, वह एक वास्तविक बैरल है, वह छोटी मछली या सार्डिन नहीं, वह एक विशाल लाल आंखों वाला कार्प है, वह एक साधारण 16 पंखियों वाला कमल नहीं, वह 1000 पंखियों वाला शानदार कमल है। इनमें से किसके बारे में कहा गया है? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद के बारे में ये कहा गया है। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए, ये डायरेक्टली किताब से उठाया हुआ कोट होगा, तो इसे आप अपने नोट कर सकते हैं, ठीक है। वो मतलब उनके बारे में, व्याख्यान के बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन एक मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था, किसी जिस पेपर सेटर ने बनाया इसको, उसने उसकी लाइन उठा ली पूरी, उसके बाद उसको पूछा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट पहले दे दिया, उस थिंकर के बारे में बाद में पूछा। अधिकतर क्या होता है, पहले थिंकर का नाम जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, जिसे मतलब पूछा गया जो चीज़, उसको उन्होंने कॉन्सेप्ट को पूरा ऊपर लिख दिया, उसके बाद उसका ऑप्शन पूछा कि ये किसने कहा है। ऐसी विल कमिल का क्वेश्चन आया था इससे पहले वाले माइनॉरिटी राइट वाले, उसमें भी यही चीज़ सेम गई थी। उसमें उसने ये पूछा कि राजनीतिक विचार में सच्ची स्वतंत्रता 4 चरण होंगे। अब इसको आप लिख लेना नोट्स करके कि जो 4 चरण है वो कौन कौन से। देखिए अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश, हिंदी हिंदी, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, देखिए रियलाइजेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम चाहिए किसे? एट द इंडिविजुअल लेवल, पहला। सेकंड, देन प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल टू कम्युनिटी एंड फ्रॉम कम्युनिटी टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स टू इन्फिनिटी। अगर इसको सीधा से समझना चाहें, देखिए फ्रीडम चाहिए इंडिविजुअल लेवल, पहला। दूसरा आपका होगा इंडिविजुअल टू कम्युनिटी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी से आपका चलेगा यूनिवर्स की तरफ, एंड यूनिवर्स से आपका चलेगा इन्फिनिटी की तरफ, यानी अनंत पे, यानी लास्ट जो हमें चाहिए। इसके बाद हम कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप नोट्स में जरूर ऐड कर लें। अगली बार पूछ सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन कौन सी चीज़ें दी, 4 स्टेज पूछ सकता है कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम कौन सी आएगी, फ्रीडम एट द इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल टू कम्युनिटी, कम्युनिटी टू यूनिवर्स एंड यूनिवर्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। टैगोर कॉन्सेप्ट हो जाएगा मुक्ति को एक आंतरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा, जो स्वराज से कहीं अधिक व्यापक, मतलब ब्रॉड लेवल पे देखा, ठीक है। और प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस के माध्यम से प्राप्त होती है, ठीक है। पहले बताया इंडिविजुअल लेवल, जैसे बताया स्वयं के भीतर भ्रम, अज्ञानता और संकीर्णता से मुक्ति को पाना। इंडिविजुअल टू कम्युनिटी, यह वह चरण है जहाँ व्यक्ति अपनी पहचान को समुदाय या समाज के साथ जोड़ता है, प्रेम और सेवा के माध्यम से स्वयं को विस्तार देता है। थर्ड, कम्युनिटी टू यूनिवर्स तक, यह संकीर्ण राष्ट्रवाद और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की बात करता है, प्रकृति के साथ एकता की भावना का एहसास कराता है। और यूनिवर्स टू इन्फिनिटी, यह चेतना का अंतिम चरण होगा जहाँ व्यक्ति सभी सीमाओं से परे चला जाएगा
अल्टीमेट ट्रुथ ये इन्फिनिटी में विलीन हो जाता है। देखिए अगर होता क्या है कि हम लोग भी इसमें समझ सकते हैं कि हमने इंडिविजुअल अपने चीज़ों को समझा, फिर हम कम्युनिटी में देखा उसको जोड़ के, फिर हमने यूनिवर्स में देखा उस चीज़ को, फिर अनंत जो हमें चाहिए था वो हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गांधी डिफाइंस हिंदुज्म एज अ सर्च आफ्टर ट्रुथ थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी ने हिंदू धर्म में अहिंसक साधनों के माध्यम से सत्य की खोज के रूप में किस में परिभाषित किया है इस बुक को? इसका आंसर होगा बी। और यंग इंडिया में उन्होंने इस चीज़ को लिखा। अब कई सारी बुकें उनकी सारी, हरिजन भी है, यंग इंडिया भी है, हिंद स्वराज भी है, तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है आपको डिफिकल्टी पर यंग इंडिया का ही कथन होगा। ठीक है, आंसर की ने यही माना। ठीक है, मैंने इसमें कुछ ऐड किए हैं, इसको भी आपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। हरिजन, जो हरिजन लिखा 1933 से 55। अब देखिए इसको एक याद करने का मेरे पास एक तरीका है, ये हरिजन आप याद करिए। जब आपने इससे पहले अपने कोई महात्मा गांधी पढ़ा हो तो उन्हें कम्युनल अवार्ड का बात आपको याद होगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें क्या हुआ कि अम्बेडकर जी से विवाद हुआ कि उनको चाहिए था स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, पर नहीं इन्होंने माने। इसको देख के ही उन्होंने हरिजन लिखा। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। 32, 30, 31, 32 में चले तीन सम्मेलन, और 33 में उन्होंने इस तरीके का साप्ताहिक पत्रिका लिखी। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि उन्होंने उस तरीके से, तो हरिजन उस तरीके से। ठीक है, वीकली मैगजीन थी, जर्नल था। यंग इंडिया, यंग इंडिया 1990 से 1930 में साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, हिंद स्वराज जो उनकी बुक है, जिन्होंने इस बुक में काफ़ी लोगों की क्रिटिसाइज किया है, यानी कि इसे कहते हैं मॉडर्न सभ्यता को क्रिटिसाइजम किया किस बुक में, हिंद स्वराज में। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग थे, कई खंडों में व्यक्त हुई, और ये ध्यान रखना है कि ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, इसको फिर ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक अप्रोच मीन्स। अगर आप जवाहरलाल नेहरू को पढ़ें तो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में अपनी बातें रखी। ठीक है, और वो कहते हैं कि साइंस पे ज़्यादा वो भरोसा करते थे, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था लेके आए भारत के अंदर। ठीक है, सोशलिज्म की तरफ था भी था उनका, उदारवाद की तरफ भी था। अगर आप जानते हो वो पढ़ने कहाँ गए थे, आप समझ लीजिए उनके ऊपर सब चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा था उस समय के हिसाब से। तो पूछते हैं कि क्या है साइंटिफिक अप्रोच इन अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू? ए वे ऑफ लाइफ, ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ए वे ऑफ लाइफ, ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, या ए मेथड ऑफ एक्टिंग, या एसोसिएटिंग विद अवर फेलो मैन। तो जीवन जीने का तरीका हो सकता है, सोचने की प्रक्रिया भी हो सकती है, कार्य करने का तरीका हो सकता है, अपने साथ में जुड़ाव भी हो सकता है। तो आंसर हुआ ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसी को मैंने ऐड कर दिया, ए वे ऑफ लाइफ, ए पर्सन ऑफ थिंक, ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अ मेथड ऑफ एक्टिंग, एसोसिएटिंग विद अवर फेलो मैन। ठीक है, तो आपके ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगली बुक है, बुक मुझी है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, रिटन बाई हूम। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, आप सोचिए कि मैंने इतनी बुक्स के आपके करा दी, अगर इतनी आपकी रेडी हैं तो समझ लीजिए आप काफ़ी हद तक अपनी तैयारी में। और देखिए फैक्ट की कोई सीमा नहीं होती है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बट अपना जो बेसिक है ना उसे आप कंप्लीट करके चलिए। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो बुक लिखी है वो आपकी लिखी है राम मनोहर लोहिया ने। इस बुक का थोड़ा सा मुझे जहाँ मिला मैंने इतना मैं ऐड कर देता हूँ उस फोटो को, तो ये ध्यान रखना राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे इसके। ठीक है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। जयप्रकाश नारायण का हम लोग टोटल रेवोल्यूशन पढ़ ही चुके हैं, एम एन रॉय पढ़ चुके हैं, ई वी रामास्वामी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, महान सत्याग्रह हो जाएगा, रेडिकल ह्यूमनिज्म हो जाएगा। ठीक है,